देखो, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारा डीएनए है। और इस डीएनए पे जो इसमें रेड एंड वाइट है, उसमें ये जो ऑरेंज कलर से जिसको हमने शेड किया है वो है डिजायर्ड डीएनए। कौन सा डीएनए? डिजायर्ड डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये कौन सा डीएनए है? डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए पोर्शन, फ्रेगमेंट में लिखना ठीक नहीं है, पोर्शन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, या बाकी सारे नाम आपको इसके मालूम। तो हमें क्या करना है, एक इस डीएनए को यहाँ से निकालना है और निकाल के इसको एक प्लाज्मिड के साथ, किसके साथ? एक प्लाज्मिड के साथ, यह है प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड के साथ इसको अटैच करना है। ये एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के साथ जब हम इसको यहाँ से निकालना है, इसके साथ अटैच करना है। जब ये काम कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर हमने इसमें यहाँ पे कट मार के इस रीजन में हमने ये डीएनए डाल दिया तो हमारे पास कौन सा डीएनए बन जाएगा भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कौन सा डीएनए बन जाएगा? तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम लोग कैसे इसमें से डिजायर्ड डीएनए निकालेंगे और उसके बाद कैसे इसमें डालेंगे, तो निकाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे यहाँ से इसको निकालेंगे। और खाली डाल देना नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट एम क्या है? टू गेट ए डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या क्या स्टेप होगा, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था 6 स्टेप। सबसे पहले ये बताओ, इस यूकैरियोटिक सेल से इस स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए को निकालना है तो पहले सेल का वाल हटाना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन हटाना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाना पड़ेगा, इस डीएनए के साथ इसमें आरएनए और प्रोटीन अटैच होगा, उसको हटाना होगा। उसके बाद इन सारे डीएनए में से इस डीएनए को अलग करना होगा, इस डीएनए में से फिर इसको काटना होगा, फिर काट के उसको उसमें चिपकाना होगा, तभी तो होगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? सेल वाल हटाना होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाना होगा, फिर डीएनए के साथ आरएनए और प्रोटीन हटा जाता है, उस आरएनए और प्रोटीन को हटाना होगा। उसके बाद इसके साथ बहुत सारा डीएनए एक साथ है, उन सारे डीएनए में से डिजायर्ड डीएनए, ये डीएनए को निकालना होगा, लाल और व्हाइट कलर का जो है, उस लाल और व्हाइट कलर में से इस पोर्शन को यहाँ से काटना होगा और काट के इसको रेस्ट ऑफ द डीएनए से अलग करना होगा। कोई दिक्कत? उसका जब ये हमारे पास ये मिल जाएगा तो फिर जिस रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से इसको काटे होंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से किसको काटना होगा? प्लाज्मिड। और फिर दोनों को एक साथ रख के लाइगेज के साथ रखना होगा, फिर क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और खाली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताने से हमारा काम तो चलेगा, फिर इसको किसी हॉस्ट सेल में ट्रांसफर करना होगा। हॉस्ट सेल में फिर हमको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में से क्या मिलेगा? डिजायर्ड प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को इस्तेमाल के लिए वहां से निकालना होगा। समझ रहे हैं बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को निकालना। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसमें सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोलेशन। कौन सा डीएनए? आप इसको खाली अलग कर सकते हो? नहीं, आपको ये सारा डीएनए अलग करना पड़ेगा पहले। फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? फॉर रिमूवल ऑफ सेल वॉल,
सेलुलेज, काइटिनेज एंड और पेप्टाइड लाइसोजाइम। देखो, अगर ग्रीन प्लांट सेल या एल्गल प्लांट सेल है तो उनमें सेल वॉल मेनली किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज को किसे तोड़ा जा सकता है? सेलुलोज। और अगर फंगल सेल है तो किसे? काइटिनेज। और बैक्टीरियल सेल है तो किससे? लाइसोजाइम से। लाइसोजाइम ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान। तो ये किसको तोड़ेगा? ब्रेक डाउन सेलुलोज। break down chitin, break down peptidoglycan। ठीक है, तो हमने सेल वॉल तोड़ लिया। सेल वॉल, मान लो हमने किसी, क्या करेंगे, इस सेल को एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया और हमें मालूम है कि ये बैक्टीरिया सेलुलोज है, इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल है, काइटिनस सेल वॉल है, या पेप्टाइडोग्लाइकन का, उसी हिसाब से उसमें एंजाइम डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर रिमूवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या करेंगे? हम लोग ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें जितना भी सेल मेम्ब्रेन है, सरफेस का पिंक कलर वाला न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल सेल मेम्ब्रेन, उन सबको कैसे तोड़ेंगे? देखो, फॉस्फोलिपिड से बना होता है सेल मेम्ब्रेन, किससे बना होता है? और तो फॉस्फोलिपिड को तोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉस्फोलाइपेज। एक तो ये है, लेकिन फॉस्फोलाइपेज हमारे बुक में यही लिखा है, लाइपेज लिखा है सिर्फ। हमारे बुक में क्या लिखा है? लाइपेज, बट बेटर वर्ड क्या है? फॉस्फोलाइपेज। लेकिन ये रेयरली इस्तेमाल होता है, चाहे लाइपेज हो या फिर, ज्यादातर केसेस में सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के लिए वी यूज डिटर्जेंट। याद करो, यूज डिटर्जेंट। कई तरह के डिटर्जेंट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट होते हैं, कुछ माइल्ड डिटर्जेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट जल्दी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता है और माइल्ड डिटर्जेंट स्लोली तोड़ता है। तो नेक्स्ट है डिटर्जेंट। अब ये बताओ, हमने अगर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हटा दिया, जितने भी सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके न्यूक्लियस में क्या बचेगा? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन बचेगा ना भाई। अब हमने ये सेल मेम्ब्रेन हटा दिया, किसके जरिए? डिटर्जेंट के जरिए दिया, ये भी हटा दिया, और जितने भी ऑर्गेनेल हैं सबका सेल मेम्ब्रेन हटा दिया। तो क्या बचेगा भाई? साइटोप्लाज्म का प्रोटीन। किसका प्रोटीन? साइटोप्लाज्म का प्रोटीन। किसका प्रोटीन बेटा? तो प्लाज्म का प्रोटीन और न्यूक्लियोप्लाज्म का प्रोटीन को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोटीन। और रिमूवल ऑफ प्रोटीन व्हाट वी यूज? ग्रुप ऑफ एंजाइम विच रिमूव प्रोटीन इज प्रोटीएज। तो नेक्स्ट लिखेंगे फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीएज। अब आ जाओ, फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोटीएज। और इसमें आरएनए भी तो कई सारा होगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे आरएनए होंगे कि नहीं? और यहाँ पे होंगे। तो फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर रिमूवल ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लियेज या आरएनए। और इसी का दूसरा नाम है आरएनए। राइबोन्यूक्लियेज या। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें क्या बच जाएगा? ओनली डीएनए। तो अब ये डीएनए का सिर्फ फ्रैगमेंट। अब मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, क्या लिया? एक टेस्ट, उसमें एक स्पेसिफिक सेल डाल दिया, फंगल सेल या ग्रीन प्लांट सेल या एनिमल सेल। अगर फंगल सेल हो गया या कोई भी सेल वाला डालेंगे तो ये एंजाइम डालेंगे।
अगर बिना सेल वाला डालेंगे तो सीधे हम लोग डालेंगे डिटर्जेंट, जनरली लाइपेज या फॉस्फोरेट। डिटर्जेंट सारे सेल मेम्ब्रेन को हटा देगा। प्रोटीएज क्या किसको हटाएगा? उसमें जितना भी प्रोटीन है सबको डाइजेस्ट कर देगा। और राइबोन्यूक्लियेज या आरएनएज क्या हटाएगा? सारा। तो नाउ द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज ओनली स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ओनली स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, या कुछ और होगा? अब क्या, अब हमें ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में एक्वस मीडिया है और इसमें बहुत सारा न्यूमरस डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। क्या है? न्यूमरस डीएनए स्ट्रैंड है। तुम लोगों ने सबने टेस्ट दिया था या किसने किसने नहीं दिया था? ये सारे डीएनए स्ट्रैंड इसमें होंगे, लेकिन हमें दिख कुछ भी नहीं रहा होगा। किसने किसने नहीं दिया? ईमानदारी से हाथ उठाना। टेस्ट इस बार का मतलब फेज 1 का टेस्ट किसने किसने नहीं दिया है? किसने किसने इस बार कल टेस्ट नहीं दिया था? सबने दिया था? नहीं। किसने किसने नहीं दिया था? सबने दिया था। टेस्ट दिया था यान? दिया था? अली दिया था? नहीं नहीं। एग्जाम में था आज इसी केमिस्ट्री का है, आज केमिस्ट्री का एग्जाम था ना? अच्छा, सच में ईमानदारी से बताओ कौन कौन दिया था? चलो दिया कौन कौन था? गुड। देना चाहिए। तेज दो, नंबर कम आए ज़्यादा आए ये मैटर नहीं करता है। टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, टेस्ट स्किप मत किया करो, टेस्ट सारे दिया करो यार। बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना नहीं होता है कोई खास। तो अच्छा, कौन है तुम्हारे में जो हाईएस्ट मार्क्स पाया है? कौन पाया है? फातिमा ने कोई पाई है? कौन है? गुड। देखो, ये मार्क्स ज़्यादा आ जाए कम आ जाए ये कोई मैटर नहीं करता है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट होता है। हिम्मत के साथ टेस्ट दिया करो, कोई टेस्ट और एग्जाम मत छोड़ा करो, नंबर ही तो कम आएगा ना। अब हमारे टेस्ट ट्यूब में ये सारे डीएनए होंगे कि नहीं रे? बाकी सब तो डाइजेस्ट हो गए ना, बाकी सब तो डाइजेस्ट हो गए ना। नाउ टेस्ट ट्यूब है ओनली दीज डीएनए, नो अदर सब्सटेंस। ना तो उसमें सेल वाल होगा, ना सेल मेम्ब्रेन होगा, ना प्रोटीन होगा, ना आरएनए होगा, ओनली डीएनए। अब इस डीएनए, इस पूरे डीएनए को जब देखोगे अलग करोगे तभी नहीं ये वाला डीएनए अलग करोगे। जब इस पूरे डीएनए को अलग करोगे तभी नहीं इस डीएनए को अलग करोगे। जब कुछ नहीं दिखे तो क्या करते हैं? दारू पी लेते, सब कुछ दिखने लगता है। जब आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाए, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो लोग क्या करता है? दारू पी लेता है, फिर सारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं। यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में कोई एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नहीं दिख रहा है, तो इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे? दारू पिला देंगे। क्या कर देंगे? वो भी दारू पीते तो क्या करते हैं? बर्फ डाल के पीते हैं ना। उसको बहुत हंस रही है, लगता है बहुत देखती है या पीती है रे। देखो, दारू जो है पीते हैं तो उसमें डालते हैं कि नहीं रे बर्फ का? देखा होगा मूवीज में, देखते हो कि नहीं? आइस का उसमें क्यूब डाला जाता है और चिल्ड दारू पिया जाता है। अब इसमें भी दिन तो दिख नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? चिल्ड दारू पिला देंगे। क्या पिला देंगे? चिल्ड दारू। क्या करेंगे? ये लिया दारू का एथेनॉल। क्या लेंगे? मैं इसको बता रहा हूँ, ये हो गया ना, लिख लिया ना, आरएनए वाला लिख लिया ना। अब देखो, ये लिया चिल्ड एथेनॉल और इसमें धीरे धीरे डालेंगे, एकदम तेज नहीं डालेंगे, बहुत आराम से साइड से डालेंगे, तो धीरे धीरे चिल्ड एथेनॉल यहाँ पे जमा होता जाएगा। और एट द इंटरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग एक्वस मीडिया एंड चिल्ड एथेनॉल, कौन सा? चिल्ड एथेनॉल। यहाँ पे क्या होगा ना, चिल्ड एथेनॉल जो है ना, जैसे इसको पिलाएंगे ना, यहाँ पे डीएनए के सैकड़ों, बहुत जितने भी स्ट्रैंड है सब प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। इट लेड टू प्रिसिपिटेशन ऑफ डीएनए, एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। स्लोली slowly led to precipitation of
लेड टू प्रिसिपिटेशन ऑफ DNA strands, DNA strands इंटरफेस। और ये अब हम लोगों को दिखने भी लगेगा यहाँ पे। तो देखा, जो ऐसे नहीं दिखता, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो किसका सहारा लिया जाता है? दारू का। देख रहा, वो भी चिल्ड दारू का। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में, सुनो ध्यान से, हमने टेस्ट ट्यूब में इस सेल को लिया। सेल वाल को हटाने के लिए डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सेल वाल, या तो लाइसोजाइम डालेंगे या काइटिनेज डालेंगे या क्या डालेंगे, कौन कौन सा, काइटिनेज, डिपेंड। और सेल वाल है तो इनमें से अगर कोई एक, मान लिया हमको मालूम है फंगल सेल है तो काइटिनेज डालेंगे, हम लोग को मालूम है एल्गल या प्लांट सेल है तो सेलुलोज डालेंगे, अगर बैक्टीरियल सेल है तो। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हटाने के लिए जनरली लाइपेज या फॉस्फोलाइपेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डिटर्जेंट का। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में डिटर्जेंट नाम नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ लाइपेज दिया है। लेकिन याद रखिएगा कभी, अब सेल मेम्ब्रेन हट जाएगा जितना भी है, चाहे सरफेस का सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या जितने भी ऑर्गेनेल है, और इसमें बहुत सारा प्रोटीन होगा साइटोप्लाज्म में डीएनए के साथ इधर उधर, उन सब प्रोटीन को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? प्रोटीएज का। अब उसमें बच गया क्या? आरएनए। आरएनए को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? आरएनएज या राइबोन्यूक्लियेज। अब सब हट गया है तो इस टेस्ट ट्यूब में नीचे में क्या रह गया था? मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट्स विच इज नॉन विजिबल। अब इसमें चिल्ड इथेनॉल स्लोली ऐड करेंगे, तो एट द इंटरफेस ऑफ चिल्ड इथेनॉल एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन देयर इज अ प्रिसिपिटेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, और इसी में ये सारा डीएनए होगा, इसी में। तो भाई अभी इसमें हमारा क्या ये डीएनए का ये पोर्शन कट गया? नहीं ना, कट गया, कट गया बोलो। और उसके अलावा ये सारे डीएनए एक साथ हैं। तो अब हमारा एम क्या है? पहले हमको इस डीएनए को काटना, इसी में, और काटने के बाद उसको, किसको? इस डीएनए स्ट्रैंड को रेस्ट ऑफ द डीएनए से अलग करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग को मालूम है क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा आरी इसके बगल में है। मान लो यहाँ पे हिंड 3 है, तो हिंड 3 से इसको यहाँ से काट लेंगे और यहाँ से, तो ये कौन सा हिंड बन जाएगा? स्टिकिन। तो इसमें मान लो हमने हिंड 3 का इस्तेमाल किया, तो हिंड 3 विल कट द दिस डिजायर्ड डीएनए पोर्शन। अब बाकी का रेस्ट ऑफ द डीएनए और हिंड 3 की वजह से हमारा ये डिजायर्ड डीएनए। अब सब डीएनए एक ही लेंथ का होगा या अलग अलग लेंथ का होगा? अलग अलग लेंथ का। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वो वाला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस करेंगे जो इसके सराउंडिंग में कट मारता हो, और उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हम लोग प्लाज्मिक डीएनए को काटेंगे ताकि सेम तरह का स्टिकी एंड पर हो। याद करो, काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो अभी ठीक है, हमने मान लो यहाँ पे हिंड 3 डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में, अब वो कट गया है, लेकिन है तो अभी भी सबके साथ। तो हाउ विल यू सेपरेट द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम अदर डीएनए? बताओ कैसे सेपरेट करोगे? ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इन सारे डीएनए का क्या करोगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डिजायर्ड डीएनए को हम डीएनए प्रोब के जरिए रिकॉग्नाइज कर लेंगे। याद करो, डिजायर्ड डीएनए को किसके जरिए रिकॉग्नाइज कर लेंगे? डीएनए प्रोब के जरिए। और ऑटो रेडियोग्राफी का तरीका इस्तेमाल करके उसको निकाल लेंगे कि नहीं? निकाल लेंगे कि नहीं भाई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको आ रहा है समझ में? एवरीवन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? तो अभी देखो, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले सुनो, हमें ये एक सेल है, इस सेल में ये डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो हमें इस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को इस सेल से अलग करना है। तो सबसे पहले स्टेप का हमको सेल वाल हटाना होगा। अगर सेल वाल है तो सेल वाल, नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन, और अगर सेल वाल है तो पहले सेल वाल हटाएंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन हटाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाएंगे, और उसके बाद उसमें से प्रोटीन हटाएंगे, आरएनए हटाएंगे, सब हट जाएगा। क्या डीएनए को प्रिसिपिटेट कराने के लिए उसमें क्या डालेंगे? चिल्ड इथेनॉल रैपिडली या स्लोली? और एट द इंटरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन एंड चिल्ड इथेनॉल what will be precipitated out, तो all fragments of DNA। अब उसमें हम आरी का इस्तेमाल करेंगे। जनरली एक से ज्यादा आरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक वो आरी जरूर इस्तेमाल करेंगे जो डिजायर्ड डीएनए के अगल बगल में खाते हैं।
तो इसमें हम मान लो अभी एक ही इस्तेमाल किया आ रही इन 3, तो वो हमारा डिजायर डीएनए को काट दिया। डिजायर डीएनए को रिमेनिंग डीएनए से अलग करना है, तो हम क्या कराएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और डिजायर डीएनए को पहचानने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो, डीएनए प्रोब एंड फॉलोड बाय टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी, फॉलोड बाय टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी, यही ना करेंगे। अब उसके बाद हमारा वो ऑटो रेडियोग्राफी डिजायर डीएनए पहचाना जाएगा, तो उसको हम लोग वहां से कट आउट कर लेंगे। कट आउट करने को क्या कहते हैं, एल्यूशन या कुछ और, एल्यूशन याद है ना। और उसके बाद उसको हम व्यक्तिगत डीएनए में डाल देंगे, याद है ना, उसके बाद व्यक्तिगत डीएनए में डाल देंगे, याद करो एल्यूशन। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। अब एक टर्म है, ये बताओ, जब ये प्रिसिपिटेट होगा, तो इस प्रिसिपिटेट होने के बाद इसको हम यहां से कैसे निकालेंगे, ये दिख जाएगा, तो इसको हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, और उससे निकालते हैं। इस निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से इस सारे डीएनए के स्ट्रैंड को निकालते हैं, और इस निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोलो, स्पूलिंग। क्या कहते हैं, स्पूलिंग, SPOOLING। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, स्पूलिंग। अब अगर एनसीईआरटी का बुक खोलोगे, एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखा हुआ है, डीएनए दैट सेपरेट और कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग, इससे। और इंटरफेस पे है, किसके इंटरफेस पे, ऊपर में दारू, नीचे में सॉल्यूशन। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत, तो देखो दैट जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल विदाउट एक्सेप्शन, ये तो आपको मालूम ही है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, किसी भी सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मालूम है ना, किसी भी सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है नहीं, वायरस में है, सेल में नहीं है, वायरस में आरएनए। In majority of this is DNA. In order to cut the DNA with restriction, it need to be in pure form, free from other macro. तो अदर मैक्रोमोलिक्यूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, ये सारे एंजाइम। कौन से एंजाइम, treating the bacterial cell with enzymes such as lysozyme, cellulose, chitinase. You know how that gene are located on long molecule of DNA with proteins such as histone. The RNA can be removed with the help of ribonucleic, the protein can be removed with the treatment of protease. Other molecule can be removed by appropriate and purified DNA, ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. This can be seen as a collection of fine thread in the suspension. Collection of fine thread in the, एंड इसके रिमूवल को क्या कहेंगे, स्पूलिंग। क्या कहेंगे, स्पूलिंग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई यहां तक। तो हमने हमसे कहा, प्लीज लिसन, हमने कहा कि अगर आपको, सुनो, फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए हैविंग डीएनए of an organism first we have to use cell wall digesting enzyme, cell membrane डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसके बाद प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, उसके बाद द सस्पेंशन in the suspension having DNAs can be separated
by using addition by addition of chill ethanol. DNA precipitate as fine thread can be removed by a process known as spooling. स्पूलिंग। अब ये बताओ, प्लीज लिसन, इसमें हम यहाँ पे जो कहता है वो तो आरएनए इस्तेमाल करेंगे, और भी आरएनए इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन फ्रेगमेंट्स को छोटे छोटे हिस्से में कर दे। तो जब बहुत सारे फ्रेगमेंट छोटे छोटे हिस्से में बच जाएंगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। याद है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं, उस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ। याद करो, RFLP, याद है, RFLP। तो क्या कहेंगे, अगर मान लो इसमें हमने सिर्फ हिंट 3 नहीं इस्तेमाल किया, हिंट 3 भी इस्तेमाल किया, इको R1 भी इस्तेमाल किया, सेल 1 भी इस्तेमाल किया, बाम H1 भी इस्तेमाल किया, ठीक है ना, और भी PBU1 भी इस्तेमाल किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट तरह के फ्रेगमेंट बनेंगे ना, और उनको हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब उसी में एक हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा कि नहीं होगा, और डिजायर्ड डीएनए को सेपरेट करना हो अदर डीएनए से, तो क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे आफ्टर स्पूलिंग, ये लिख दिया, लिखोगे इधर लिखेंगे आफ्टर स्पूलिंग। चाहो तो ये डायग्राम बना लेना आप, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, रिमूव all DNA strand by a process known as spooling। चलो करो तो। तो प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ ऑल डीएनए हैविंग डिजायर्ड डीएनए। पहला स्टेप हो गया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया कि नहीं, हैविंग देखो यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआती दौर में बच्चों को, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि शायद दिक्कत आती है। देखो हमने क्या कहा यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हैविंग डिजायर्ड डीएनए। तो फर्स्ट स्टेप इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिख लो, ये तो हो गया ना। अच्छा तो करो, ये वाला हो गया, चलो करो। तो आपसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो आपको ये लिख लेना चाहिए, मेरा मन कर रहा है कि आपको लिखना चाहिए, आप लिख लीजिए तो आपको और अच्छा होगा। फर्स्ट स्टेप इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसमें पहला स्टेप क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए of a cell, isolation of all DNA of a cell, all DNA of a cell having desired DNA,
और इसमें लास्ट स्टेप क्या है? स्पूलिंग हैविंग डिजायर्ड डीएनए। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत इस बात में? एनी प्रॉब्लम? हो गया ना? इसका लास्ट स्टेप क्या है? स्पूलिंग। ये क्या है तो लिख लो, फर्स्ट स्टेप इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आइसोलेशन ऑफ ऑल डीएनए ऑफ अ सेल हैविंग डिजायर्ड डीएनए। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। और यहाँ पे ये मैंने फालतू में लगा दिया, इसको ऊपर लगाना है, इसको आप ऊपर लगाएंगे। चलो करो तो जल्दी से। उसके बाद क्या करेंगे? तो दूसरा स्टेप क्या है? शुरू में बुक में लिखता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियेजेस। हम लोग जनरली एक रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत सारे का करते हैं, ताकि हमें बने मिले क्या? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ। और उसी में से ऐसा इसलिए करते हैं ना, ताकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आसानी हो। जब छोटे छोटे साइज के होंगे डीएनए तो बहुत तेजी से माइग्रेट करेंगे, जब बहुत बड़े साइज का होगा तो माइग्रेशन डिफिकल्ट होगा। और जब बहुत सेपरेट, जब सब एक दूसरे से आसानी से सेपरेट होंगे तो हमारा डिजायर्ड डीएनए भी एक जगह जाके छुपा हुआ होगा, फिर डीएनए प्रोब के जरिए उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? और डीएनए प्रोब से जब डिटेक्ट करने के बाद उसको ऑटोरेडियोग्राफी के जरिए पहचान लेंगे, और पहचानने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे बाय ए प्रोसेस नोन एज इल्यूशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे इसमें। सेकेंड स्टेप विल बी, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड स्टेप, तो क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में हम लोग? फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑल डीएनए, मेजॉरिटी ऑफ डीएनए by using several REs. One such RE cut the gene of interest from both sides. Gene of interest from both. कोई दिक्कत बोलो? अगर इस बात में किसी को कोई तकलीफ हो तो बता भाई। और यहीं पे आप बोथ साइड स्टार लगा लेना। कोई दिक्कत? उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन इन क्या करेगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट को दोनों साइड से काट देगा। कोई दिक्कत? बहुत सारा। एंड स्टार लगा के आप लिखोगे RFLP। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखना RFLP, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे पैदा होंगे। और इस तरह से हम लोग, तीसरा स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे, चलो नहीं आइसोलेशन कर ही लेते। अब तीसरा स्टेप क्या है? और इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे सेकेंड स्टेप में? तो इसमें लिखना, चलो मैं लिख देता हूँ। सेकेंड स्टेप में RFLP लिखना, सेकेंड स्टेप में स्टार लगा के लिखो RFLP, और उसी में नीचे लिखो RFLP स्टैंड फॉर, याद रखना आया हुआ कुछ है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन PYQ में आया है, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। नहीं है एनसीईआरटी में, मैं बता रहा हूँ नहीं है, लेकिन PYQ में आया हुआ है। अब ये बताओ, हमको एक डिजायर्ड डीएनए मिल गया, ये हमको एक डिजायर्ड डीएनए मिल गया, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए नाउ सेपरेटेड। तो लिखेंगे इसी में डिजायर्ड डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम, सेकेंड स्टेप में लिखना डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम, separated from other DNA by desired DNA separated from other DNA by, बोलो, gel electrophoresis followed by
यूज ऑफ डीएनए प्रोब एंड ऑटो रेडियो and this is called as थर्ड स्टेप. कौन सा स्टेप? कोई दिक्कत? तो थर्ड स्टेप क्या है? आइसोलेशन डीएनए तैयार है, और इसके लिए हम क्या करेंगे? ये काम करेंगे. कौन सा काम? कोई दिक्कत? तो पहला स्टेप हो गया सारे डीएनए को अलग करना सेल से. दूसरा स्टेप है उन सारे डीएनए को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना. तीसरा स्टेप है डिजायर डीएनए को आइसोलेट करना बाकी के डीएनए से, और उसके लिए आपको तरीका मालूम है ना? इलेक्ट्रोफोरेसिस में सारी बातें बता चुके हैं. कौन से रेस के अंदर उसको देखते हैं डिजायर डीएनए को या सारे डीएनए को? विजुअल रे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेज, यूवी रेज. यूवी रेज. किस कलर का दिखता है डीएनए का बेंस? और ब्राइट ऑरेंज. ब्राइट ऑरेंज. कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड. कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड. उसके बाद जब हमारा डिजायर्ड डीएनए अलग हो गया तो अब इससे हम सीधे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे या कुछ और करेंगे? सुनो, ध्यान से सुनो. आप अपने बुक में देखोगे तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखा हुआ है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की बात लिखा कि नहीं? ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि नहीं? ट्रांसफरिंग ऑफ लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, तो क्या बन जाएगा? लीडिंग टू रिकॉम्बिनेंट. लेकिन उससे पहले अब बताओ, इतना मेहनत मुशक्कत करके आपने एक डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बनाया, अगर आपको उस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट से 1 घंटे के अंदर अंदर में उसके 1 घंटा नहीं, मान लो 1 घंटा में 3 बार 20 मिनट, तो 2 घंटा में 6 बार, 3 घंटे में उस पर टू पावर 3 कॉपीज मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो एक डिजायर्ड है, तुम एक डिजायर्ड हो, एक ही कॉपी मिला, और मैंने ऐसा जादू मारा कि तुम्हारा 2000 कॉपी बन जाए. तो हमको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी या सिर्फ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी? किससे? अगर हमारे पास एक डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है और उससे हमने बहुत सारा मल्टीपल कॉपीज बना लिया तो हमको, और उस फिर मल्टीपल कॉपीज से मल्टीपल वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करिए तो मल्टीपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए कि नहीं बन गए? और जब मल्टीपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए तो हमारे पास मल्टीपल जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन जाएगा या माइक्रोब बन जाएगा या सेल बन जाएगा. तो हमें प्रोडक्ट ज़्यादा आसानी से मिलेगा या ज़्यादा मुश्किल से, और ज़्यादा जल्दी मिलेगा या देर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मान लो ये है आपका डिजायर्ड डीएनए. अब ये बिफोर फोर्थ स्टेप, जनरली फोर्थ स्टेप, जनरली फर्स्ट वी मेक नॉट ऑलवेज, और ऐसा क्यों करते हैं उस पर भी क्वेश्चन आता है. वी मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम. इन वेरी शॉर्ट टाइम. और इसके लिए जो फॉर दिस पीसीआर परफॉर्म, क्या परफॉर्म किया जाता है? पीसीआर का नाम जरूर सुना होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस में सर ने बताया होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब हम लोगों के पास ये है डिजायर्ड डीएनए, ये है क्या? डिजायर्ड डीएनए. इस डिजायर्ड डीएनए में ये 5 एंड है, ये 3 एंड है. ठीक है, ये है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. और इस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आसानी के लिए, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का दूसरा नाम क्या है रे? जल्दी से बोलना. एलियन डीएनए
फॉरेन डीएनए, बोलो और जल्दी जल्दी बोलो, कितना याद है देखते हैं। एलियन डीएनए मुझे याद नहीं है तो बोलो। जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और बोलो। डीएनए इंसर्ट, और बोलो। डीएनए इंसर्ट, मैसेंजर डीएनए या पैसेंजर? अच्छा मैसेंजर, अच्छा हाँ ठीक है, पैसेंजर डीएनए, और टेम्पलेट डीएनए, और फॉरेन डीएनए बोल दिया क्या? हाँ फॉरेन डीएनए भी तो होगा ना। फॉरेन डीएनए, और कोई भी, और कोई भी नाम है इसका? अरे और कोई भी नाम है? ये हो गया, देख लो लिखवाया है बहुत सारा नाम, ये सारे नाम याद होने चाहिए। आइडेंटिफाइड डीएनए, कौन सा डीएनए? आइडेंटिफाइड डीएनए, वेरी गुड, आइडेंटिफाइड डीएनए, वेरी गुड, आइडेंटिफाइड। अब इसका हमें मल्टीपल कॉपी बनाना है, तो देखो अब आपको मालूम है ना, गुलाबी पे और व्हाइट पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, एक तरफ ए होगा तो दूसरी तरफ टी होगा, एक तरफ जी होगा तो दूसरी तरफ सी होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर हम इसको फॉर पर्पस ऑफ कन्वीनियंस हम इसको ऐसे कर दें, तो किसी को कोई तकलीफ? भाई हमने इन दोनों को अलग अलग क्वाइल की जगह क्या दिखा दिया, अलग अलग दिखा दी। तो ये हमारा, और इनके बीच में कौन सा बंधन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं पे डबल बॉन्ड और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड, होगा कि नहीं भाई? जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे कौन सा डीएनए होगा, वहां पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? गुआनिन वाला, और जहां पे डबल होगा वहां पे थाइमिन वाला। तो ये ब्रोकन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ये क्या चीज है? डीएनए के दो स्ट्रैंड है, और ये डिजायर्ड डीएनए के स्ट्रैंड है। अब इससे हमको मल्टीपल कॉपीज बनाना है, तो हाउ कैन वी मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए इन विट्रो? इन विट्रो का मतलब इन लैब। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बिफोर फोर्थ स्टेप जनरली फर्स्ट वी मेक मल्टीपल कॉपीज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर दिस पीस, और दिस इज द डिस्क्राइब्ड एज इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। इन विट्रो का मतलब लैब में या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लैब में। और इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पीसीआर। और एक पीसीआर में बी डिस्क्राइब बाई और वेरी फेमस पर्सन नोन एज टेसिलियस में बी। देखना कौन सा टेसिलियस? कैरी, हाँ खीरा मूली, यस, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेसिलियस ने किया था, और कैरी मूलिस ने पीसीआर किया था, बिल्कुल ठीक बात है। ए टेसिलियस ने क्या किया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और कैरी मूलिस ने पीसीआर टेक्निक को डेवलप किया था। हु डिस्कवर्ड द पीसीआर टेक्निक? तो कभी कभी आपको आई थिंक कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में दिया है क्या ये नाम? नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी वंस अपॉन टाइम 10 साल 15 साल पे एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु डिस्क्राइब द पीसीआर और डिस्कवर्ड द टेक्निक, डिस्क्राइब नहीं, डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ पीसीआर, तो कैरी मूलिस। चाहें तो लिख सकते हैं, ये लिख लिया, चलो मैं ऊपर में लिख देता हूँ, नोट करके लिख लो। पीसीआर फर्स्ट ऑफ ऑल described by
डिस्कवर्ड नहीं, इन्वेंटेड बाय, डिस्कवर्ड थोड़ी, इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस। मालूम है कैरी मुलिस जो है ना, इससे बिलियंस ऑफ डॉलर कमाया। कैसे? इसका आंसर भी इसी चैप्टर में। कैसे? देखो, एक टर्म होता है पेटेंट राइट, एक टर्म होता है पेटेंट राइट। तो दुनिया में इसने क्या कर लिया, उस टेक्निक को डेवलप करने के बाद, इन्वेंट करने के बाद अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। क्या कर लिया? अब दुनिया में कहीं भी पीसीआर को कोई भी इस्तेमाल करेगा तो पहले उनका किसका परमिशन चाहिए? इसके कंपनी से। और कोई परमिशन फ्री में तो देगा नहीं, कहेगा हमको इतना पैसा दो तो परमिशन देंगे। तो आज तक पूरी दुनिया में जहां कहीं भी पीसीआर मशीन बिकती है तो उसके प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज किसको मिलता है? कैरी मुलिस के डिसेंडेंट को, क्योंकि वो तो अब रहे नहीं, ठीक है ना, तो उनके डिसेंडेंट को। तो उनके अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बिलियंस डॉलर कमाया और उनके बाद उनके बच्चे भी मौज मार रहे हैं, क्योंकि उनका पेटेंट राइट किसके पास है? कैरी मुलिस के पास। तो इस आपने पढ़ा है पीसीआर क्या करते हैं? पीसीआर में क्या स्टेप है, कितने स्टेप्स हैं, कौन कौन से बताओ, पढ़ाया होगा सर ने। पहला स्टेप डीनेचुरेशन या मेल्टिंग, दूसरा स्टेप एनीलिंग, तीसरा स्टेप पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, या कुछ और नाम है? यही है ना। अब देखो इसमें करते क्या है, थोड़ा सा मुझे भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि हमारे बुक में है। तो ये बताओ हमने क्या लिखा है, पीसीआर के जरिए खाली डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को बना सकते हैं, वो मल्टीपल कॉपी, या कोई भी डीएनए दे दिया उसका मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं? किसी भी डीएनए का आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, जितना चाहो उतना, बहुत कम टाइम में। कैसे? बाय इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। तो लिख लो, एक पॉइंट नोट करके लिख लो। एक पॉइंट नोट करके लिख लो, फिर उसका समझते हैं। पीसीआर नॉट ओनली मेक द multiple copies of desired DNA. PCR not only make the multiple copies of desired DNA, but it make multiple copies of any DNA. But it makes multiple copies of any DNA. देखो मान लो, सपोज करो प्लीज, हमने एक डिजायर्ड डीएनए बना लिया, निकाल लिया, किसके जरिए? किसी सेल के जरिए। अब उसका हमने मान लो 5 लाख कॉपी बना लिया, बहुत 10 घंटे के अंदर अंदर में हमने उसके 5 करोड़ कॉपी बना लिया, बना सकते हैं पीसीआर के जरिए 5 करोड़ कॉपी बना लिया। अब 5 करोड़ हमारे पास वेक्टर कहाँ से आएगा? हमने किसी बैक्टीरिया से या कोई आर्टिफिशियल वेक्टर लिया, उसके 50 मॉलिक्यूल, 50 आर्टिफिशियल पीवीआर 322 लिया या 50 पीयूसी लिया, तो अब हमें 5 करोड़ हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है और सिर्फ 50 ये है, क्या कहते हैं, वेक्टर डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट तो सिर्फ 85 बनेगा या 5 लाख बन जाएगा? 85 तो बनेगा ना। तो हम वेक्टर डीएनए के भी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं पीसीआर के जरिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पीसीआर का मतलब ये नहीं कि खाली डिजायर्ड डीएनए, पीसीआर रेस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी डीएनए। और कौन सा डीएनए, डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड? डबल स्ट्रैंड। तो पीसीआर के जरिए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का सिंथेसिस नहीं करते हैं। तो इसमें पीसीआर एक्चुअल में है क्या? तो जैसे हमारे बॉडी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, वैसे ही पीसीआर होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या होता है? पहले एक जगह से दोनों स्ट्रैंड अलग होता है, और जहां से अलग होता है उसको क्या कहते हैं? ओआरआई साइट कहते हैं ना। और फिर वो अलग होता चला जाता है, और उस पर एक पर लीडिंग फ्रेगमेंट सिंथेसिस होता है, एक पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और दोनों में एक स्ट्रैंड रहता है, एक नया स्ट्रैंड बनता है। इसको हम कहते हैं सेमी रेप्लिकेशन। पीसीआर में भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। एक ओरिजिनल कॉपी रहता है, एक नया कॉपी सिंथेसाइज किया जाता है। तो लिखो एक पॉइंट नोट करके, दूसरा पॉइंट लिखो, नोट वाले पॉइंट में दूसरा पॉइंट, पीसीआर साइमुलेट का मतलब नकल करता है इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन। पीसीआर साइमुलेट इन विवो का मतलब समझते हो? लिविंग बीइंग में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है।
पीसीआर साइमुलेट इन विवो का मतलब लैबोरेटरी, पीसीआर साइमुलेट इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन, पीसीआर साइमुलेट इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन। इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो इन विवो में हम लोग ओआरआई साइट वगैरह की जरूरत करती है, यहाँ पे हमको दोनों स्ट्रैंड है ना, दोनों स्ट्रैंड को साइमुलेट इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, लिख लो विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन, विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन। प्लीज लिसन, ये बताओ जब हम इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन हमारे बॉडी में होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसे सर्व करता है या दोनों? अच्छा तुम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया है? ये बताओ ट्रांसक्रिप्शन में एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसे करता है या दोनों स्ट्रैंड, और एप्लीकेशन में दोनों? यही तो डिफरेंस। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? जिसका रेप्लिका बनाया जाए। तो रेप्लिकेशन में दोनों का नहीं रेप्लिका बनता है, एक पे लीडिंग फ्रेगमेंट का रेप्लिका बनता है, एक पे लैगिंग फ्रेगमेंट का रेप्लिका नहीं बनता है। तो दोनों टेम्पलेट के जैसे सर्व कर रहा है या एक कर रहा है? ये तो बहुत बेसिक बात है आपको रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट कैसे बिहेव करता है, और ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक स्ट्रैंड। ये नहीं मालूम तुम लोग को? अगर पता है तो बोलना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लो भाई, ये पूछा जा सकता है। पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो ये पूछ, ध्यान रखो कि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसे सर्व करता है, एक पे लीडिंग फ्रेगमेंट बनता है, दूसरे पे लैगिंग फ्रेगमेंट। लेकिन भले ट्रांसक्रिप्शन में कहो तो सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसे सर्व करता है। कोई दिक्कत? अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ओआरआई साइट के बाद क्या है, किसका होना? वो जब अब जहां से मान लो ये ओआरआई साइट है, ओआरआई साइट इस रीजन में मान लो दो स्ट्रैंड डीएनए, प्लीज पहले उसको हमें समझना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। ये एक हमारा डीएनए है, मान लो ये एक डीएनए है, डोंट ड्रॉ, आपको जरूरत नहीं है। ये 5 है, ये 3 है, ये दूसरा इसके कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है। अब ये ओआरआई साइट है, कौन से रीजन में? इस रीजन में ओआरआई। तो इस रीजन में क्या होगा? इस रीजन में क्या होगा? ये अलग होगा और ये अलग होगा, इसी को तो कहते हैं ओआरआई साइट। अलग जहां से होगा दोनों कॉइल अलग हुआ, इसको कहेंगे ओआरआई। और इधर बढ़ता जाएगा तो ये डायरेक्शन में ओआरआई बढ़ रहा है, और या इधर बढ़ रहा है, दोनों में से किसी एक साइड में। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेप, अब इस पे वो दूसरा क्या होगा, इन सब दोनों पे क्या क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और मान लो ये दोनों ये इस डायरेक्शन में, ये ओआरआई साइड किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इधर अनकॉइल्ड होता जाएगा, यही ना होता है? यही होता है या कुछ और होता है? तो ये बताओ, तो फर्स्ट स्टेप तो अनकॉइलिंग हो गया, कहाँ पे? ओआरआई साइड पे। ये कौन सा साइड कहलाएगा? ओआरआई साइड। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हेलिकेज से तो हेलिक्स मार के खून पी जाएंगे। हेलिकेज ही तो ओआरआई साइड पे वर्क करके उसको अनकॉइल करता है। हेलिक्स हेलिक्स पे वर्क करे हेलिकेज, हेलिक्स पे को अनकॉइल करे हेलिक्स हेलिकेज। उसके बाद क्या होगा? सब, हाँ दैट्स द राइट आंसर, दैट्स द राइट आंसर। सेकेंड स्टेप होगा प्राइमर का इन्वॉल्वमेंट। और डीएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमर? व्हाट इज आरएनए प्राइमर? सही सही बोल रहा है। और देखो अब इसमें क्या होता है ना, मान लो अब आपको एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे अब देखो प्लीज लिसन, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। अब ये बताओ लीडिंग फ्रेगमेंट कौन सा होगा? ये बताओ, नया डीएनए या नया आरएनए 5 से 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है ना। अब मान लो, अब ये बताओ इसमें लाल वाले पे ए साइड में और
पिंक वाले पे बी साइड में किधर प्राइमर का अटैचमेंट होगा, मुझे नहीं मालूम, तुम लोग बताओ। लाल वाले पे ए साइड में अटैच होगा प्राइमर, या पिंक वाले पे ए साइड में अटैच होगा? ए साइड का मतलब इस साइड में, और बी साइड का मतलब उस साइड में। प्राइमर किधर अटैच होगा, किस पे? दोनों पे प्राइमर अटैच होगा, दोनों पे अटैच होगा, दोनों। अरे यार, लीडिंग फ्रेगमेंट बनना हो, लैगिंग फ्रेगमेंट, तो प्राइमर विल ऑलवेज अटैच, टू प्राइमर का इस्तेमाल होगा, दो प्राइमर का इस्तेमाल होगा दोनों पे, चाहे वो कजाकी फ्रेगमेंट बने या लीडिंग फ्रेगमेंट बने। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं उन्हीं को ना कजाकी कहते हैं, और जो बड़ा सा होता है उसको लीडिंग फ्रेगमेंट कहते हैं। तो बिना प्राइमर का अटैच, प्राइमर का मतलब क्या होता है? रे घर में पेंट होता है, सुन लो, होता है, उसको छोड़ो, तो पेंट से पहले क्या लगाया जाता है? प्राइमर क्यों लगाया जाता है घर में? पेंट, पेंट को रिटेन रखे। जैसे इस दीवार, ये दरवाजा है, इस दरवाजा डायरेक्ट पेंट लगा देंगे ना तो पेंट इस पर रिटेन नहीं रहेगा, लेकिन इस पर पहले प्राइमर मार देंगे ना और उसके बाद पेंट करेंगे ना तो पेंट उस पर रिटेन रहेगा। उसी तरह से प्राइमर का काम क्या होता है? इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को अटैच करवा के रखना, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को अटैच करवा के रखना। तो पहले हम लोग को प्राइमर दोनों में इस्तेमाल होगा। हाउ मेनी प्राइमर यूज, 2 या 1? तो आपको मालूम होना चाहिए। हाउ मेनी प्राइमर? 2, नॉट 1। दोनों स्टैंड पे एक एक प्राइमर का इस्तेमाल होगा। अब किस स्टैंड पे ए साइड में, किस स्टैंड पे बी साइड में? अब ये बताओ, ये आपको बताना है। अब देखो, मुझे इसके लिए क्या करना होगा ना, तो इस डायग्राम को मैं यहाँ से काटूंगा ताकि मुझे, मैं, क्योंकि मैं खुद याद नहीं रहता है ना मुझे। अब ये बताओ, ये गुलाबी में इधर 3 होगा ना, और इधर 5 होगा, और लाल वाले में इधर 5 होगा और इधर 3 होगा। तो ये बताओ कि हमको लगता है इधर में प्राइमर इसमें अटैच होगा और इसमें इधर अटैच होगा। अब कैसे, ये तुम लोग बताओगे, या मैं गलत हूँ? समझ गए ना? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज फ्रॉम, ये प्राइमर में, इस प्राइमर का 5 इंड ये होगा, इस प्राइमर का 5 इंड, अरे सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे, अबे इसमें यहाँ पे होगा और इसमें यहाँ पे होगा, ये होगा यहाँ 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। क्यों? क्योंकि नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे अटैच होगा? डीएनए का, यहाँ पे, और इस तरह से आगे बढ़ता ये जाएगा। ये ना, तुम लोग गलत कोई सही बोल रहे थे वे, अब सही है। नहीं समझ में आया ना कंसेप्ट? सब पर आ चुके हैं बायोमोलिक्यूल में। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। समझ में आया? तो टेम्पलेट, जब प्राइमर में क्या होता है, ये शुरू में पहले प्राइमर, आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर में पहला डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा, फिर उसमें दूसरा, फिर तीसरा। तो किस डायरेक्शन में? 5 to 3 या 3 to 5? 5 to 3। तो इस पे कहाँ पे अटैच होगा? 3 पे। और उसमें कहाँ पे अटैच होगा? 3 पे। 3 इन पे या 5 इन पे? 3 इन पे या 5 इन पे? तो 5 बोलूंगा तो मैं तुम लोग का 5 टुकड़े कर दूंगा। देखो यहाँ पे आपके बुक में, आपके बुक में देखो, यहाँ पे ये दिखाया भी है, यहाँ पे अटैच कहाँ पे है? 3 इन पे या 5 इन पे? 3 इन पे। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू, दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू। समझ रहे हो बात को? तो याद रखना, आपको जेनेटिक्स में मोलिकुलर बेसिस में ये क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे जो प्राइमर होगा एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के, चाहे वो रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, दैट डज नॉट मैटर, ऑलवेज आता है चाहे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के किस दिन पे? 3 पे। एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के किस दिन पे? एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के किस इन पे? एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के किस इन पे? ये लिख लो, लिख लो, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, चाहे वो लैब में हो, चाहे मतलब इन विट्रो या बॉडी के अंदर हो, कहीं भी हो, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्राइमर ऑलवेज अटैच at थ्री प्राइम एंड ऑफ, बोलो, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए। कोई दिक्कत? 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए। भाई समझ में आ रहा है या मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सर मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ। ऐसा हो रहा है? ईमानदारी से बोलो।
किसको किसको ऐसा हो रहा है, खड़े हो जाओ। मैं नहीं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जिसको जिसको ऐसा हो रहा है वो खड़े हो जाओ, फिर मैं इसको मैं पढ़ाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं देखो बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स मुझे याद बात नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, उसी पे मैं बता रहा हूँ, उसी बेस पे नहीं। अगर वारे वाकई में तो मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए कहूँगा रट लेना। समझ में आ रहा है ना? अरे कहती मैं, हालांकि मैं बायोमोलिकुल में पढ़ा चुका हूँ ये बात कि नया जो भी न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा वो किस इन पे अटैच होगा, 3 इन पे या 5 इन पे। तो यहाँ पे इसी पे तो अटैच होगा ना। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्राइमर ऑलवेज अटैच एट 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए। और मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे एकदम ही नहीं पढ़े होंगे उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को ये बात समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये आपको ना याद रखना है। ये अब प्राइमर ऑलवेज आरएनए फ्रेगमेंट, प्राइमर ऑलवेज आरएनए फ्रेगमेंट, ये बात आप सबको मालूम है, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूं। प्राइमर ऑलवेज इज ऑलवेज, क्यों डीएनए फ्रेगमेंट क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है? चलो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे किसी को मालूम है? आरएनए फ्रेगमेंट, ऑलवेज आरएनए फ्रेगमेंट एंड आर एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। याद करो, मैंने बायोमोलिक्यूल में बता रखा है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना होता है? बोलो, याद करो, 2 to 19। ओलिगोसैकेराइड नहीं है, ओलिगोपॉलीपेप्टाइड नहीं है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में होता है 2 to 19 न्यूक्लियोटाइड। सब पढ़ाया हुआ है। हाँ, ये नहीं, प्राइमर नहीं बताया, लेकिन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में 2 से 19 न्यूक्लियोटाइड, ओलिगोपेप्टाइड में 2 से 10 अमाइनो एसिड, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 मोनोसैकेराइड, और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में 2 से 10 नहीं, 9 तो बोलना ही नहीं है यार, 9 तो बोलना ही नहीं है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में, सॉरी, ओलिगोपेप्टाइड में क्या होता है? 2 से 10 अमाइनो एसिड, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 मोनोसैकेराइड, और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड में 2 से 19 न्यूक्लियोटाइड। ये आपको याद रखना है। तो अब ये बताओ क्यों आरएनए प्राइमर क्यों? अच्छा, मालूम है तुम्हें, किसी को मालूम है वाई नॉट डीएनए प्राइमर इज यूज्ड, वाई आरएनए प्राइमर इज यूज्ड? चलो कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दो, भूल जाओ। अब हम लोगों को बात करना है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ 2 मिनट के लिए। तो हम लोग अब बात करेंगे स्टेप्स इन पीसीआर, स्टेप्स इन पीसीआर। चलो अब तुम लोग इस स्टेप को लिखने के बाद जाओ, आप सबको मालूम है सबसे पहले क्या करेंगे? इसी का दूसरा नाम है मेल्टिंग ऑफ डीएनए। मेल्टिंग ऑफ का मतलब ये नहीं कि यहाँ सॉलिड से लिक्विड होगा, ये मत सोचना, लेकिन इसका दूसरा नाम है मेल्टिंग ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप है अनीलिंग, तीसरा स्टेप है पॉलीमराइजेशन, और तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे किया जाता है, मालूम है? तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे किया जाता है, मालूम है? ऑल दी 3 स्टेप परफॉर्म एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये कितना टेम्परेचर पे, ये कितना पे, ये कितना पे, बताओ। और ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों, ये भी बताना होगा। खाली ये नहीं बताना होगा कि डिफरेंट टेम्परेचर, और ऐसा क्यों। चलो आओ नमाज पढ़ के फिर बाकी का बात करते हैं। देखो 4:55 हो रहा है, 5:10 तक आ जाना है।